हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भीमा कोरेगांव केस को लेकर के। सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हिस्ट्री को देखेंगे, तभी जाकर के आर्टिकल हमारे क्लियर हो पाएगा। 1 जनवरी 1818 की बात है। एक तरफ थी ब्रिटिश आर्मी और एक तरफ थी पेशवा की आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे वो हमारे इंडिया के ही थे और ऐसा माना जाता है कि जो दलित कम्युनिटी के जो लोग थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। दूसरी तरफ पेशवा की जो आर्मी वो अपने आप को हायर कम्युनिटी के लोग माने। तो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उसी के बेसिस पर ये फोर्ट लड़ी गई थी, ये वॉर लड़ा गया था। अब ये माना जाता है कि ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन कंपैरिजन टू पेशवा आर्मी, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश आर्मी है उन्होंने हरा दिया था पेशवा की आर्मी को। ये कारण ये माना जाता है कि उनके अंदर जो परेशानी थी, जो कन्फ्लिक्ट था, वो मेजर इशू था सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, जो वो उनको फेस करना पड़ा था लंबे समय से। उसी के आधार पर ये वॉर लड़ी गई और उसका रिजल्ट ये रहा कि ब्रिटिश आर्मी इसमें जीत गई। अब ये वॉर हो गया, लेकिन 1927 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यहाँ पर विजिट करते हैं भीमा कोरेगांव प्लेस पर, और उसके बाद में ये जो वॉर है इसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने लग जाता है। मतलब इसका जो डेट है 1 जनवरी, उसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। अब यहाँ पर जब इसके 200 ईयर्स कंप्लीट होते हैं 1 जनवरी 2018 को, उस समय भी हल्का सा यहाँ पर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और 1 जनवरी 2020 को तो एक मेजर इशू, कुछ लोग यहाँ पर एक्टिविस्ट जो इस तरीके से प्रॉब्लम कुछ क्रिएट होती है कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें एक एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट गौतम नवलखा हैं, उनको अरेस्ट किया गया। और उनको ऐसा बोला जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में जो तलोजा जेल है उसके हाई सिक्योरिटी सेक्शन में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने ये क्लेम किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है चाइना को लेकर के। चाइना ने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के अपने न्यू रूल को फॉर्मलाइज किया है। वो चाहते हैं कि जिस भी टेरिटरी को हम क्लेम करते हैं उस टेरिटरी को हम बाई एक्ट्स, एनी एक्ट्स अपने अंडर करने की कोशिश करें। अदर जो आर्टिकल है फ्रंट पेज पर वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ज़्यादातर कुछ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 पर ई वेस्ट को लेकर के है। एक तो ये टर्म है जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ई वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको यूज़ कर लिया गया, लेकिन अब उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए ये एक बहुत बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अगर ई वेस्ट को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में अगर उनको डिस्पोज नहीं किया जाए तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक मेजर इशू क्रिएट कर सकते हैं। मेजर इशू कैसे कि हमारे जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज करने में ये हेल्प कर सकते हैं। तो इसको अगर कर्ब करना है तो प्रॉपर वे में इनका डिस्पोजल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप पिक्चर देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और इसको किस तरीके से डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से ये गलत है, प्रॉपर वे में इसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो ई वेस्ट है, ये जो वेस्टेज है, इसका मटेरियल और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 3 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो साबरमती रिवर को लेकर के है। हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से बोल दिया है कि जो साबरमती रिवर है वो हाईली पोल्यूटेड है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी पैसा यहाँ पर रुपए दिया, लेकिन उसका ज़्यादातर कोई रिजल्ट देखने को नहीं आया। ओके, अहमदाबाद में साबरमती रिवर का एक पिक्चर दिखा रखी है। गुजरात साबरमती रिवर रिमेन्स हाईली पोल्यूटेड डिस्पाइट द स्पेंडिंग ऑफ नियरली 200 crore that the center had allocated to curb pollution in the river from 2015 to 2017 to 2018, but the situation has only worsened, inviting wrath from the High Court. हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से बोला है कि भाई सिचुएशन बहुत गड़बड़ होती जा रही है, इसमें अपना वर्क करो। साबरमती रिवर की अगर हम बात करें तो ये जो साबरमती रिवर है वो, एक सेकेंड, साबरमती रिवर जो है यहाँ पर देखो, राजस्थान जो स्टेट है और गुजरात स्टेट ये अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। तो यहाँ से उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ से ओरिजिन होता है साबरमती रिवर का, और उसके बाद में ये गुजरात में एंटर कर जाती है। मीन्स ओरिजिन इसका राजस्थान से होता है, लेकिन एक मेन रिवर के रूप में वर्क करती है ये गुजरात के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए पेज नंबर 7 से।
ये जो आर्टिकल है वो पेरियार रिवर को लेकर के है। पेरियार रिवर में आपको भी पता है कि जो केरला है वहाँ पर हैवी रेन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो मुल्ला पेरियार डैम इसके ऊपर बनाया गया है उसको एक तरीके से खोलने की बात कीजिए, मतलब वाटर लेवल वहाँ इंक्रीज हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि जैसे ही मुल्ला पेरियार डैम में वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो डैम के जो गेट्स हैं उनको ओपन किया जाएगा, जिसकी वजह से पेरियार बैंक के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको परेशानी हो सकती है। तो उसी को लेकर के एनडीआरएफ की टीम ने ये एक तरीके से लोगों को क्रिएट किया है, अवेयरनेस क्रिएट की है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए आप अपने आप को पहले ही सिक्योर कर लीजिए। पेरियार रिवर के बारे में अगर हम देखें तो जो पेरियार रिवर है आपको भी पता है, पेरियार रिवर को केरला की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो शिवगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट की जो शिवगिरी हिल्स है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और इसको लाइफलाइन ऑफ केरला के नाम से जाना जाता है। स्टेट की जो पेरेनियल रिवर्स हैं उनमें से ये एक है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे ही यहाँ से ओपन होती है पेरियार नेशनल पार्क से ये बहती है, उसके बाद में पेरियार लेक में पहुँचती है और उसके बाद में जो अपना वाटर है वो वेम्बनाड लेक में गिरा देती है और फाइनली अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्पोज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से, ये जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल, इसमें बताया गया है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान को जो ब्लैक लिस्ट नहीं, दूसरी जो लिस्ट है उनकी उसमें डाल रखा है, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और उसके आधार पर उनको बैन कर रखा है। कुछ टारगेट्स दे रखे थे कि ये टारगेट्स आपको इन टाइम की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनको अचीव करना है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि दोबारा नेक्स्ट टाइम में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसमें 39 मेंबर्स हैं उन्होंने ग्रे लिस्ट में, यहाँ देखिए ग्रे लिस्ट में उसमें बोला गया है कि पिछले 3 साल से रेगुलर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उसमें ग्रे लिस्ट में गिरा हुआ है पाकिस्तान और अभी भी उसको रेगुलर उसी लिस्ट में मेंटेन रखा है, मतलब उसको बाहर नहीं किया गया है। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक प्रोसीजर के तहत किसी कंट्री को मिलती हैं, किसी भी तरीके से वो टेररिज्म को बढ़ाने या सिक्योरिटी को कंसर्न क्रिएट करने इस तरीके की प्रॉब्लम को हेल्प नहीं की जाती है उस कंट्री के द्वारा। तो ये FATF एक्शन के बारे में और पाकिस्तान के ऊपर जो एक्शन लिया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये जो आर्टिकल है वो COP26 की जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से ये जो आर्टिकल लास्ट ईयर होने वाला था, लेकिन मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम में जो इनिशिएटिव है COP25 मीटिंग जो हो लास्ट ईयर उसमें डिस्कशन होता कि किस तरीके से हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव करें, लेकिन कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया और COP26 की जो मीटिंग है उसमें ये सब कुछ डिस्कशन किया जाएगा। अब इस आर्टिकल में 2015 में COP21 की जो मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कशन हुआ, क्या टारगेट लिए गए थे, उनके ऊपर रिव्यू किया जाएगा और आने वाले टाइम में कौन सा कंट्री क्या क्या टारगेट डिसाइड करेगा ये भी इस आर्टिकल में डिसाइड किया गया, बताया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो भी ग्लासगो से रिलेटेड है। सभी की जो आइज़ हैं वो एक तरीके से ग्लासगो के ऊपर है कि ग्लासगो में क्या निकल करके आएगा, क्योंकि अभी हमने IPCC की जो रिपोर्ट देखी उसमें तो ये देखा कि टेम्परेचर को आप बोल रहे हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से हम ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आने वाले डेकेड में 1.1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो तो ईजिली इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एमिशन है उनको कम करना है। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने एमिशन टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इंडिया ने अभी अपने एमिशन टारगेट फिक्स नहीं किए हैं और फिक्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो इशू है, उसको तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 10 से, यहाँ पर नीदरलैंड जो कंट्री है उन्होंने एक तरीके से वो चाहते हैं कि हमारे ऑफिसर भी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशियन रीजन, ये जो सेंटर है उसमें हमारे ऑफिसर भी रहें और इंडियन ओशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ में शेयर की जाए। मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखो कोई भी कंट्री प्रेजेंट टाइम में किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को अकेले फेस नहीं कर सकती। सभी को एक दूसरे की आवश्यकता है, सभी को ज़रूरत है। हम बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको अकेले अकेले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो ही नहीं सकता। जैसे टेररिज्म को ऐसा नहीं है कि एक कंट्री चाहे तो सब सही कर सकता है, बिकॉज ये ग्लोबली लेवल पर एक्सपेंड हो चुका है। सभी कंट्रीज़ को अपने तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर के इशू कंट्रोल हो सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है, ये इंटरव्यू आया है और ये इंटरव्यू है उनका जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। फिलीपींस की
एक जर्नलिस्ट मारिया रेजा, उनको ये दिया गया। उसके साथ में एक रशियन एडिटर हैं मित्री मुरातोव, उनको भी दिया गया। मतलब दोनों को साथ में ये इस साल का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। तो उनमें इन्होंने बताया है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो सोशल मीडिया है, व्हेन सिटीजन्स आर मैनिपुलेटेड ऑन सोशल मीडिया दे डिस्ट्रस्ट एवरीथिंग। ओके, जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है वो अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, और जो कॉमन पीपल है उनकी आवाज़ को, उनकी साउंड को एक तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, ये जो आर्टिकल है वो गवी की अनुराधा गुप्ता, ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस की गवी की सीईओ है, डेप्टी सीईओ। उन्होंने बोला कि इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो एक तरीके से लोअर इनकम कंट्रीज़ के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल हिस्ट्री है या इंसिडेंट है, या आप बोल सकते हो कि जो कंट्री जो अपने आप में सोच ही नहीं सकते उनके लिए बोला जा सकता है कि अगर आप चाहो तो भी आप अपने हिसाब से अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इसके लिए क्या हो सकता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, और उसी के आधार पर जब उनको फंड मिलेगा तो वो कंट्रीज़ भी अपने यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इनिशिएटिव अपने बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में जो कोविन ऐप है उन्होंने भी एक मेजर रोल प्ले किया, मीन्स हमने टेक्नोलॉजी का बेहतरीन यूज़ किया कोविड से निपटने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है वो अफगानिस्तान को लेकर के सबसे पहले तो आर्टिकल है। अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो लोगों में हंगर देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग जिनके पास में बेसिक फूड ही नहीं है, मतलब वो अपनी भूख ही नहीं मिटा पा रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने, वहाँ की तालिबान ने स्टार्ट किया है कि आप लेबर करो, काम करो, उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को, एक तरीके से हंगर को ख़त्म करने का एक स्टेप है तालिबान के द्वारा, एक इनिशिएटिव है। आप ये मान सकते हो कि वहाँ की जो तालिबान है वो एक तरीके से अपने आप को गवर्नमेंट के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास में वो सारे राइट्स हों, वो सारी उनकी सिक्योरिटी हों, जिसके आधार पर वो बेहतरीन तरीके से अफगानिस्तान को गवर्न कर पाएँ। हालांकि उन्होंने बार बार बोला है अदर कंट्रीज से या फिर यूनाइटेड नेशन से कि उनको एक तरीके से असिस्टेंस दिया जाए, और उसी असिस्टेंस वाली जो मनी है उसी का पैसे का यूज़ किया जाएगा यहाँ के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको कर्व करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्सा, उनके साथ में कोलंबो में मीटिंग करेंगे। आज उनकी मीटिंग है और इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा कि एक मेजर पोर्ट टर्मिनल को श्रीलंका में डेवलप करने वाला है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ये चाहता है कि श्रीलंका इस पर क्लियर करे कि किस तरीके से, मतलब जो भी इशू है उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। सीधी सी बात ये है, पहले हमारे इंडिया यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला था जापान के साथ में मिल करके, लेकिन श्रीलंका ने अपने यहाँ पर जो अदर एरिया है, पोर्ट का अदर एरिया, वो चाइना को एक तरीके से सौंप दिया और हमारे इंडिया को इससे बाहर कर दिया था। लेकिन दोबारा से जो हमारे रिलेशन है वो बेहतरीन हुए और हमारे यहाँ पर पोर्ट को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है वो अडानी ग्रुप को दोबारा से दी गई। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।